सुभाषितं उत्तममाहुः संतो धम्मं भणे ना धम्मं तं द्वितीयं पियं भणे ना पियं तं तृतीयं सच्चं भणे नालिंगन तं चतुर्थं। संतों ने सुभाषित वाणी को उत्तम बताया है। धार्मिक वचन बोले न कि अधार्मिक, यह दूसरी उत्तम वाणी है। प्रिय वचन बोले न अप्रिय, सत्य वचन बोले न कि असत्य, ये क्रमश तीसरी और चौथी उत्तम वाणी है। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है। समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, बौद्ध गुफाएं हो या फिर बौद्ध स्मारक हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस चैनल की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य से की गई थी। आज यह जो चैनल है महाराष्ट्र समेत 17 से 16 राज्यों में कार्य कर रहा है और इन 17 से 16 राज्यों के जो अनदेखे वीरान बौद्ध स्थल है वह दिखा रहा है और बहुत सारे दिखा चुका है। लेकिन इस चैनल का जब आरंभ महाराष्ट्र से किया गया था तब शुरुआती दौर में यहाँ के लोगों को जागृत करने हेतु यहाँ की भाषा में यानी मराठी में वीडियो बनाए गए थे, मराठी भाषा में। तो अन्य जो राज्य के जो लोग हैं हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर या व्यूवर, उनका कहना है जो आपने शुरुआती मराठी में वीडियो जो बनाए थे क्यों ना आप उन्हें हिंदी में बनाएं। उनके अनुरोध के कारण और उनके प्रेम के कारण फिर से एक बार हम जो महाराष्ट्र राज्य के महत्वपूर्ण स्थल है जो अनदेखे या फिर जो देखे भी गए हैं लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार से कार्य होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हो रहा, उन स्थलों की जो जानकारी है यह जो चैनल है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। आज का यह वीडियो महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के कर्जत तहसील के कोंदी वड़े नाम का गांव है। यहाँ पर कोंडानी नाम की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं हैं जो कि आप CST हो या फिर दादर हो या फिर कल्याण हो, कल्याण के आगे आपको कर्जत होगा। कर्जत यहाँ से आप लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर यह जो कर्जत स्टेशन से गुफाएं स्थित है और साथ ही साथ खोपोली से भी यहाँ तक आया जा सकता है। और यह जो गुफाएं हैं यहाँ पर काफ़ी जो महाराष्ट्र राज्य के ट्रेकर हो या फिर अन्य जो लोग गुफाओं के प्रति या फिर नैसर्गिक सौंदर्य के प्रति जो बहुत ज़्यादा उनका प्रेम होता है, ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं। और ये जो गुफा है, इन गुफाओं को ज़्यादातर लोगों को ऐतिहासिक जो तथ्य है उसकी जानकारी नहीं होती, वो सिर्फ आते हैं या फिर गुफाएं देखते हैं एज एक उनको मनोरंजन के लिए और नैसर्गिक जो उनका आस्वाद है वे लेने के लिए लोग आते हैं। लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व आज भी लोगों को पता नहीं है। तो यह जो गुफा है यहाँ की, यह सातवाहन काल में निर्मित गुफाएं हैं और बहुत ही शानदार गुफाएं हैं। और ये जो गुफा है एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर बनी है जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। प्राचीन काल में ये जो इलाका है, ये जो पूरा क्षेत्र है वो कितना समृद्ध था, इसकी भी जानकारी इस वीडियो के ज़रिए आपको मिलने वाली है। यहाँ से उल्लास नदी गुजरती है और उल्लास नदी जो है प्राचीन काल में बहुत बड़ी जो है उस समय पर व्यापार के लिए इस्तेमाल में लाई जाती थी और यहीं पर प्राचीन काल में बंदरगाह भी हुआ करते थे। और इसी के समीप यह जो कोंडानी नाम की बौद्ध गुफाएं है यह स्थित है। हमें कोंदीवटे गांव तक जाना होगा। कोंदीवटे गांव से लगभग 2-2.5 किलोमीटर की पैदल चल के यात्रा करनी पड़ेगी और रास्ता जो है पैदल यहाँ पर जिसे पाउल वाट कहते हैं, यानी लोग जाने के कारण वहाँ पर पैदल जाने का रास्ता बना हुआ है। तो यहाँ पर बड़े ही आसानी से आप जा सकते हो। अगर आपको यहाँ पर जाते समय कुछ परेशानी आ जाए तो रास्ते में कई सारे जो गांव वाले हैं वहाँ के, उन्होंने कई सारे जो शॉप्स है, मतलब छोटी मोटी खाने की जो वस्तु है वे उन्होंने वहाँ पर रखी है, तो बड़े आसानी से जा सकते हैं यहाँ पर। तो आपसे अनुरोध है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है सभी देशवासी समझ सके, जान सके, अपनी विरासत को पहचान सके। तो चलिए यहाँ तक हम जाने की कोशिश करेंगे और आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं।
कोंडाने यह बौद्ध गुफाएं ठाणे से 80 किलोमीटर की दूरी पर, कल्याण से 60 किलोमीटर की दूरी पर और कर्जत रेलवे स्थानक से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुंबई के किसी भी कोने से कर्जत यहाँ तक आना आसान है, चाहे आप आपके निजी वाहन से अथवा रेलवे से यहाँ तक आ सकते हो। साथ ही पुणे से यहाँ तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। महाराष्ट्र में सातवाहन, क्षत्रप, वाकाटक इन राजवंश के राजाओं द्वारा राजाश्रय मिलने के कारण बड़ी संख्या में गुफाओं का निर्माण कार्य किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि मौर्य काल में भी बड़ी संख्या में स्मारक बनाए गए हैं, लेकिन गुफाओं की संख्या अधिकतम है। लगभग 1500 से अधिक गुफाओं का निर्माण कार्य किया गया है, जिनमें बौद्ध गुफाओं की संख्या अधिकतम है। सातवाहनों को आंध्रप कहा जाता है, जो कि संभवतः आंध्र के होने के कारण इनमें पहले राजा श्री सिमुक सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, श्री स्वामी पुलवामी इन जैसे राजाओं ने प्रभावी कार्य किया है। हम आए हुए हैं महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के कर्जत तहसील के कोंदीवडे इस गांव के कोंडाने यहाँ की बौद्ध गुफाओं के पास। आप यहाँ पर मेरे पीछे ये बोर्ड देख पा रहे हो। यहाँ पर ये जो बोर्ड है भारतीय पुरातन विभाग द्वारा लगाया गया है और ये जो बौद्ध गुफा है यह यहाँ के मुंबई सर्कल विभाग के दायरे में आती है। और मेरे आप लेफ्ट साइड में, राइट साइड में उल्लास नदी देख सकते हो। हमने अभी आते समय आपको दिखाया रास्ते से। ये जो उल्लास नदी है ये बहुत ही प्राचीनतम है और इसका इतिहास भी बहुत ही समृद्ध है। आगे हम आपको इस रास्ते में कई सारी जानकारियाँ देंगे, यहाँ के तथ्य बताएंगे और इस क्षेत्र के बारे में। अक्सर जो है हमें आमतौर पर हम जब इस क्षेत्र का मुआयजा करते हैं तो सोपारा यहाँ से जानकारी हमें प्राप्त होती है। सोपारा यह जो स्थली है यह भगवान बुद्ध के समय से और भगवान बुद्ध से पहले भी यहाँ पर वह समृद्ध थी। और सोपारा यह जो है प्राचीन काल में बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। सम्राट अशोक इनके समय पर बहुत बड़े पैमाने में वह सक्रिय हुआ था। और उसके बाद आगे हम आते हैं तो ठाणे हो या फिर कल्याण हो, यह भी बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र थे। और साथ ही साथ यह जो कर्जत का क्षेत्र है और ये जो कोंडाने बौद्ध गुफा है यह भी उसी प्राचीन व्यापारी मार्ग का हिस्सा है। और यहीं पर से प्राचीन काल में जो है व्यापारी गुजरा करते थे। और महाराष्ट्र राज्य में जहाँ जहाँ पर ये प्राचीन व्यापारी मार्ग है वहाँ पर बड़े पैमाने में बौद्ध गुफाओं का निर्माण कार्य किया गया। ये जो मार्ग है, जिस मार्ग से अभी हम चल रहे हैं, इसे बोरघाट कहा जाता है। और बोरघाट यह जो रूट है, मतलब मुंबई से आगे हम पुणे जाते हैं तो इसी रूट पर ये जो बोरघाट है ये पड़ता है। और इसी रूट पर यहाँ पर कोंडाने हो या फिर कार्ले हो, भाजा हो, बेडसे हो या फिर आगे पुणे जिले के मावळ तहसील या मावळ प्रांत की, जिसे प्राचीन काल में मामड़े आहार कहा जाता था, यहाँ की जो बौद्ध गुफाएं हैं वे इसी रूट पर पड़ती है। और इसके लिए यह जो महाराष्ट्र राज्य के प्राचीन व्यापारी मार्ग जो है वो बहुत ही समृद्ध थे। और उसके साथ साथ इन प्राचीन व्यापारी मार्गों पर बौद्ध भिक्षुओं का बड़े पैमाने में आवागमन था। इसके कारण यहाँ पर व्यापारी हो या फिर साधारण व्यक्ति हो या फिर उस समय के उपासक हो या फिर उस समय के बौद्ध भिक्षु हो, इनके माध्यम से इन गुफाओं को बनाने हेतु, इन्हें निर्माण करने हेतु बड़े पैमाने में दान जो है वह दिया गया था। इससे पहले मतलब इस रीजन को यहाँ पर प्रियदर्शी सम्राट अशोक द्वारा अपरांत कहा गया है। और इस अपरांत में सम्राट अशोक ने अपने जो धम्म मात्रा है या फिर धम्मदूत जो है इस क्षेत्र में भेजे थे, इस क्षेत्र में धम्म को फूलने और फैलाने हेतु। और उससे पहले भी मतलब यहाँ पर जो भरूच नाम का जो प्राचीन केंद्र था
जिसे भारूगच्चा कहा जाता है, जो आज का भरूच है, जो कि प्राचीन काल में बहुत ही समृद्ध था। तो यहाँ पर सुरपारक नाम की जो जातक है और जो सुरपारक नाम के जो बोधिसत्व है वे उनका जिक्र आता है। तो इससे साफ तौर पर ये जो क्षेत्र है ये भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है और उनके धम्म से जुड़ा हुआ है। इसके पुख्ता सबूत जो है इस क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। और साथ ही साथ ऐसे कहा जाता है ये जो सोपारा था यहीं पर सर्वप्रथम मौर्य काल में जो मौर्यकालीन ग्लेन्स है वह वहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ पर की कुछ गुफाएं जो है मतलब मुंबई इस रीजन की, यहाँ की गुफाओं को सबसे शुरुआती दौर की गुफाओं का दर्जा दिया जाता है। हालांकि महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले की मावळ तहसील की जो भाजे नाम की गुफा है और साथ ही साथ यह औरंगाबाद के समीप जो पितलखोरा नाम की जो गुफा है उनको पहली गुफाओं का दर्जा प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ इतिहासकार हैं उनके मुताबिक यहाँ पर की जो कोंडा नाम की बौद्ध गुफा है इसका जो निर्माण कार्य है ईसा पूर्व 2री शताब्दी में किया गया। यह और भाजे नाम की ये जो गुफा है इन दोनों का जो निर्माण कार्य है वह लगभग समांतर रूप से किया गया ऐसी जानकारी प्राप्त होती है और दोनों का जो कालांतर है वह एक समान बताया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अभी हम गुफाएं देखेंगे, गुफाओं की जानकारी लेंगे तो बहुत सारे जो रहस्य है इन गुफाओं के हमारे सामने आते हैं। बहुत सारे जो तथ्य है आज भी लोग उससे अनजान हैं, उनकी जानकारी लोगों को नहीं। ऐसे ऐसे तथ्य हमें यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। अब देखिए अभी हम जिस मार्ग से जा रहे हैं पूरा ट्रैकिंग रूट है, पैदल रास्ता है पूरा। और यहाँ पर महाराष्ट्र भर के लाखों जो पर्यटक है मतलब महाराष्ट्र राज्य के ट्रेकर हो या फिर बौद्ध गुफाओं के प्रति जो आस्था रखते हैं वे लोग हो या फिर घूमने के लिए मतलब यहाँ पर ये जो पूरा क्षेत्र है ये प्रकृति के गोद में है, सुंदरता से भरा पड़ा हुआ है। इसके कारण लोगों को इसके प्रति एक अट्रैक्शन होने के कारण लोग यहाँ पर इस गुफाओं पर बड़े पैमाने में आम तौर पर बारिश के सीज़न में और ठंडी के मौसम में आते हैं। तो यहाँ पर आते समय हमें कई सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, सतर्क रहकर आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ लोग जो है यहाँ पर इस सुंदरता के प्रेम में पड़कर यहाँ पर वे शारीरिक हानि और मानसिक हानि पाते हैं। तो उससे कैसे बचा जा सकता है उसके लिए उसकी जानकारी साझा करेंगे। हमारे साथ महाराष्ट्र राज्य के विशाल बेकुल्ले सर हैं और साथ ही साथ यहाँ पर अजित लोगरे सर हैं। तो इनके माध्यम से हम यहाँ पर जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि ऐसे सीज़न में इन स्थलों तक आते समय हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल बेकेलू है और आज मैं सागर जी और हमारे मनोज जी इनके साथ यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जगह पर आया हूँ। कोंडाले बुद्ध लेनी है, यहाँ पर बौद्ध गुफाएं हैं और बहुत ही बेहतरीन सुंदर जगह है। यहाँ पर आप देखेंगे सब तरफ ग्रीनरी है, हरा भरा है ना। सो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, जैसे फिर काफ़ी लोग टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, कोई एंजॉय करने के लिए आते हैं। और जैसे कि ये सारे बौद्ध गुफाएं हैं तो बौद्ध धर्म से बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन सब में विशेषता यहाँ के ये है कि आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो आपका एनर्जी बहुत ये होता है, यहाँ पर यूटिलाइज होता है। तो हमारा एनर्जी बढ़ाने के लिए हम क्या क्या करते हैं या फिर उसके साथ में हम हमारे सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। क्योंकि अगर हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा तो ही हम बेहतरीन यहाँ पर एंजॉय कर सकेंगे, सीख सकेंगे, मेडिटेट कर सकेंगे, है ना। तो सबसे पहले आता है कि हमारा हेल्थ अच्छी होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ आने से पहले हमको क्या करना है कि सबसे पहले कि अगर हम ठीक है, जैसे कि हम कुछ बीमारी ना हो तो बेहतर है। अगर फिर भी आना चाहते हैं तो आपको आपके जो मेडिसिन है वो खा के आ सकते हैं या साथ में कैरी कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा बॉडी पंच महाभूतों से बना है और पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है वो, है ना। लेकिन जितने समय हमारी शरीर इस धरती पर रहेगी तब तक हमको कुछ चीज़ें की ज़रूरत होती है। उसमें आता है 46 इसेंशियल न्यूट्रिशन, राइट। अच्छा खाना, अच्छा भोजन, पानी,
मिनरल्स, विटामिन्स, तो ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ को ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल हाई लेवल पे रहना चाहिए, है ना। जैसे कि मैं पिछले 15 साल से हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में काम करता हूँ। मैं सर्टिफाइड वेलनेस कोच हूँ, डायबिटिक एजुकेटर हूँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में मैं एक्सपर्ट हूँ और बहुत सारे लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य देने में मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी मैं आपको उसी संबंधित कुछ जानकारी देने वाला हूँ, है ना। तो यहाँ पर आते समय हमें अच्छा खासा पानी, बहुत सारा पानी हमारे साथ में रखना चाहिए, चाहे बिस्लरी से लो या आप घर से लेके आओ। अच्छे जूते होना चाहिए हमारे पास, अगर हो सके तो सनग्लास भी आप यूज़ कर सकते हो। सनग्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे आँखें अच्छे हैं तो हम सब कुछ देख सकते हैं। तो इसके साथ में हेल्थ न्यूट्रिशन में हम क्या क्या ले सकते हैं, क्योंकि सबको पता है, आपने कोरोना में देखा रहेगा, हर व्यक्ति विटामिन सी के बारे में जानने लगा, जिंक के बारे में जानने लग गया, लेकिन उसके पीछे का साइंस क्या है ये किसी को पता नहीं, है ना। कुछ लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्या है ना, वो तो हम रोज़ तीन बार खाते हैं, कोई बोलते 4 बार खा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम जो भी खाना खाते हैं उसका 10% भी न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में नहीं जाता है। क्यों? रीज़न है क्योंकि जो भी खाना हम खाते हैं वो पका के खाते हैं। तो सारा हम जो भी खाना खा रहे हैं वो डेड फूड खाते हैं, डेड फूड, है ना। अगर आपको फॉर एग्जांपल में बताऊँ तो आप कोई भी दाल ले लो, उसको अगर भिगोएंगे तो वो अंकुरित हो जाएगा, इसका मतलब उसके अंदर वो जीवित हो गया। और उसी को ही आप पानी में आंच पे डालकर, आग में डालकर बॉईल करोगे तो उसके बाद उसको वो अंकुरित नहीं होगा, इसका मतलब वो डेड हो गया। तो इससे क्या होता है कि सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज़ का ज़ीरो हो जाता है। तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट न्यूट्रिशन की ज़रूरत ही होती है। जैसे पानी चाहिए, उसके साथ में न्यूट्रिशन चाहिए। जैसे कि विटामिन सी है जो हमें आंवला से मिलता है, या फिर किसी को आंवला खाना अच्छा नहीं लगता है तो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, या फिर आप मार्केट से किसी ऑनलाइन अच्छा सप्लीमेंट ले सकते हैं विटामिन सी नाम का, वो खा सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है ना। तो उसके बाद में क्या है, आप जिंक ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, और कोएंजाइम Q10 ले सकते हैं। कोएंजाइम Q आपको एनर्जी को बढ़ाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया लगता है, हार्ट बीट को अच्छा रखता है। इवन जो ट्रैकिंग के लिए तो ये स्पेशलिस्ट सारे प्रोडक्ट्स है न्यूट्रिशन से, जो हमारे हेल्थ की टेक केयर करते हैं। इससे हमारा क्या होगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, हम थकेंगे नहीं, और ये ट्रैवल सेफ हो जाएगा, आपको मज़ा भी आएगा, आप थकेंगे नहीं। इसलिए हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। और ऐसी जगह पर जब भी जाए तो हो सके, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ आप फॉलो करो, लेकिन जो भी बता रहा हूँ वो आप रिसर्च करें, उसके ऊपर चेक करें, गूगल अंकल से पूछिए विटामिन सी के फ़ायदे क्या है, जिंक मैग्नीशियम के फ़ायदे क्या है, कोएंजाइम Q10 के फ़ायदे क्या है। इसके साथ में ये ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर क्रील ऑयल का भी ले सकते हैं आप, फिश ऑयल ले सकते हैं, या फिर जो वेगन है, वेगन ओमेगा 3 भी मिलता है। तो इसके अलावा बहुत सारे सप्लीमेंट है, वो भी ले सकते हैं आप, मल्टीविटामिन की गोली भी ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा हेल्थ इम्प्रूव होगा। और साथ में पानी रहेगा तो आप पानी बार बार आपको पीना है, डिहाइड्रेट रहना है। खाना जितना कम खाएंगे उतना बढ़िया है। ककड़ी, गाजर, मूली, खीरा, ये भी आप साथ में रख सकते हैं, है ना। सो धन्यवाद सभी का, थैंक यू सो मच। तो देखिए, अभी हमने आधा रास्ता जो है वह तय कर लिया है, और आपने रास्ता भी देखा होगा। और हम आभार व्यक्त करेंगे विशाल बेकुल्ले सर का, जो आपको ये जो जानकारी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नकारा नहीं जा सकता। ऐसे स्थलों तक आते समय आप हमेशा, मतलब नैसर्गिक प्रकृति बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये नैसर्गिक प्रकृति देखते समय स्वयं के स्वास्थ्य का और स्वयं का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि इस क्षेत्र में एक तो जहरीले जो रेंगने वाले प्राणी है, यानी सांप हो, बिच्छू हो,
वे यहाँ पर आम तौर पर रहते हैं। और साथ साथ किसी को डिहाइड्रेशन का भी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता है, पानी की कमी से हो, या फिर यहाँ पर ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे समय पर हमें सावधानी बरतनी होगी। और साथ ही साथ जो सुझाव यहाँ पर विशाल बेकुले साहब ने दिए हैं वह भी हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की शरीर यष्टि और हर एक व्यक्ति की इम्यूनिटी अलग अलग होती है। और उसी प्रकार से हमें खुद को संतुलित रखना होगा। और संतुलित रखकर ये जो जिस स्थली पर हम जा रहे हैं, ऐसे स्थलों के प्रति मन में सिर्फ पवित्र भाव रखकर, और ये एक ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन स्थल है, यह मन में भाव रखकर हमें जाना होगा। और महाराष्ट्र राज्य में हम देख पा रहे हैं आजकल जो लेनी संवर्धन नाम की जो मूवमेंट है वह जारी है। और उसके ज़रिए यहाँ पर महाराष्ट्र भर की जो बौद्ध गुफाएं हैं उनको संवर्धन करने के लिए जो युवक है यहाँ के, वे सामने आ रहे हैं और उनके माध्यम से यहाँ पर संवर्धन का जो कार्य है वे जारी है। तो यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग से पत्र व्यवहार करना हो, या फिर कुछ ऐसे स्थलों तक जाते समय कुछ दिक्कतें आती है, या फिर वहाँ पर कुछ ज़रूरत का काम पड़े, वहाँ पर ये जो यहाँ के युवक हैं वे काम करते हुए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर कई कई जगहों पर भारतीय पुरातन विभाग ऐसे मसले खड़ा कर देता है। मतलब हम आम तौर पर, इससे पहले हमने कई जगहों पर देखा है, भारतीय पुरातन विभाग के कुछ नियम और कुछ दायरे हैं जो कि 1958 का एक्ट है, उसके मुताबिक यहाँ ऐसे स्थलों पर, तो यहाँ पर एक बौद्धिस्ट केव है, बौद्ध गुफाएं साफ तौर पर लिखा गया है। लेकिन कई मौके पर यहाँ पर जो बौद्ध उपासक है उनको यहाँ पर प्रार्थना करने से रोका जाता है, उन्हें यहाँ पर प्रार्थना करने से मतलब उनको यहाँ पर हटाया जाता है। तो ऐसी घटनाएं सामने आती है। तो ऐसे प्रतीत होता है यहाँ पर पुरातत्व विभाग जो है वे जो संस्कृति प्राचीन काल से चली आ रही है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं को प्रैक्टिस करने हेतु निर्माण किया गया था, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस को ये जो विरोध है यहाँ का पुरातन विभाग करते समय दिखाई देता है। इन ऐतिहासिक स्मारकों को सिर्फ एक मतलब यहाँ पर म्यूज़ियम में रखने वाली वस्तु नहीं है, इसे बंदिश नहीं किया जा सकता। तो ये उस समय के दुख मुक्ति के केंद्र है, यह शिक्षण केंद्र है प्राचीन काल के, तो इन्हें मुक्त करना होगा। प्रैक्टिस करने हेतु भी यहाँ पर इन गुफाओं का जो इस्तेमाल होता है उसके लिए भी अनुमति देनी होगी। देखिए यहाँ पर से इस प्रकार के 2 से 3 जो झरने हैं रास्ते में लगते हैं, और यहाँ पर आमतौर पर छोटे बच्चे हो या फिर बड़े हो बहुत ही उत्सुकता से इनमें बैठ जाते हैं। लेकिन कभी कभार यहाँ पर बिच्छू हो या फिर कांटे हो या फिर अन्य कुछ घटनाएं हो, वे यहाँ पर घटित होती है और उससे उनकी जीव हानि हो सकती है, उनकी जीव आपदा आ सकती है। तो यहाँ पर ये जो नेचर है, जो ये प्रकृति है, जितनी खूबसूरत है उतनी यहाँ पर मतलब ये घातक भी है। तो सावधानी बरत के ऐसे जगहों पर आम तौर पर अब ऐसे स्थलों तक जाते समय मतलब कहीं पर भी ना बैठा करें, पहले सतर्क हो, इस जगह का मुआयजा करें, उसके बाद में ही आप आगे का कदम रखें, नहीं तो ये जानलेवा हो सकता है। ऐसी चीज़ों को अब हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि आज यहाँ पर जो लोग हैं मतलब यहाँ पर प्रकृति के और आकर्षित होकर वे प्रकृति से खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ना करें, ये बहुत ही मतलब जो जीवन है, जीवन एक ही बार मिलता है हमें, तो इस जीवन में हमें बहुत से अच्छे कर्म और कुशल कर्म करने हैं। और आप सभी इस चैनल के वीडियो कई सालों से देखते आ रहे हो, तो हमारा मकसद यही है, हम इस चैनल के माध्यम से आपको धम्मपद के सुत्त इस चैनल के माध्यम से हम बताने की कोशिश करते हैं। ये पर्यटन स्थल दिखाते समय उस समय पर के जो लोग हैं, उनकी जो परंपरा है, उनका जो उस समय की आचरण प्रणाली है, उनके बारे में जानकारी देते। तो ये जानकारी देना ये मकसद नहीं है हमारा, बल्कि ये जो जानकारी हम साझा कर रहे हैं इसे आचरण में लाना यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो इसके ऊपर भी ये जो चैनल है वह जोर देता है, सिर्फ जानकारी लेना महत्वपूर्ण नहीं है, तो वह आचरण में लाना यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आप ये दूसरा यहाँ पर ये वाटरफॉल जो है, यहाँ का जो झरना है वो देख पा रहे हो, दूसरा झरना यहाँ पर से आया है और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे जो रास्ता है थोड़ा सा ऐसा जो है मतलब 30 डिग्री 40 डिग्री का रास्ता है, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है और चलते समय उतनी थकावट नहीं होगी। ख़ास तौर पर बारिश में और ठंडी में यहाँ पर कोई भी तकलीफ़ नहीं है। मतलब जो
50 साल की उम्र तक के जो व्यक्ति है वे बड़ी ही आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन धूप के समय पर यहाँ पर जिनकी उम्र 60-65 साल या फिर 70 साल हो चुकी हो, उनको यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर आते समय वे भी, जो इस उम्र के जो लोग हैं, वे भी सतर्क होकर आया करें। देखिए अभी आप यहाँ पर तीसरा झरना देख पा रहे हो और ये गुफा के काफ़ी नज़दीक है। और एक इस प्रकार का झरना आपको देखने मिलेगा, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ से अभी हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। रास्ते में देखिए यहाँ पर खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वह भी उपलब्ध है। यहाँ पर के जो स्थानिक है उनके द्वारा यहाँ पर ये जो सेवा जो है वे प्रदान की गई। यहाँ पर देखिए आप थके होंगे तो यहाँ पर बैठकर पानी ले सकते हैं और कुछ खा भी सकते हैं। तो यहाँ पर साधारणतः जो नाश्ते की वस्तु है वे उपलब्ध है और इसी से आगे रास्ता जो है हमारा बढ़ रहा है। यहाँ पर ये जो गुफाएं हम देखने वाले हैं, ये जो गुफा है यहाँ का जो राजमाची नाम से जो प्रसिद्ध किला है, जो फोर्ट है, इस फोर्ट के बेसमेंट में निचले वाले हिस्से में है। और यहीं से पहले ये जो कोंडानी बौद्ध गुफाएं ये यहाँ पर आकर पर्यटक लोग देखते हैं। और उसके बाद राजमाची का जो रास्ता है उस रास्ते से फोर्ट की ओर आगे बढ़ते हैं और ये लंबी ट्रैकिंग है। तो राजमाची यहाँ पर एक तो लोनावला से भी रास्ता गया है, वहाँ से भी सीधे सीधे आप राजमाची तक आ सकते हो इस किले फोर्ट के ऊपर। और फोर्ट से आप नीचे उतर कर यहाँ पर कोंडानी ये बौद्ध गुफाएं देखकर आप इस गांव से आगे मुंबई यानी कर्जत यहाँ से लगभग मतलब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि बहुत बड़ा स्टेशन है। उस स्टेशन से आप आगे खोपोली जा सकते हो अथवा आप आगे कल्याण हो, ठाणे हो या फिर मुंबई की ओर बढ़ सकते हैं। आँखों से ओझल अपनी विरासत को करीब से देख लो, तख्त फिर से पलट सकते हैं, जरा खुद को आजमा के देख लो। वक्त के साथ आंधी बढ़ चुकी है, इस बवंडर को रोक सके तो रोक के देख लो। कोई शोर शराबा नहीं, आ गया है फिर से वह, उसकी ऊंचाई नाप सके तो नाप के देख लो। देखिए अभी हम इस गुफा के आखिरी छोर पर आए हुए हैं और आखिरी छोर पे यहाँ पर हमने रास्ते में जिस प्रकार से यहाँ पर जो वाटरफॉल है वे देखे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो आखिरी वाटरफॉल है वे हमें दिखाई देता है। और यहीं से आपको देखिए यहाँ पर भव्य ऐसी यह जो बौद्ध गुफाएं हैं वे दिखाई देती है, जो कि यहाँ पर पेड़ों में ढकी हुई है। देखिए बहुत ही नैसर्गिक दृश्य है, यह प्रकृति की बहुत बड़ी देन है जो हमें विरासत में मिली है। देखिए यहाँ पर ये जो गुफाएं आप देख सकते हो, ये पानी पूरा बह रहा है और यहाँ से आप देखिए ये दृश्य आप देख पा रहे हो, गुफाएं यहाँ से आपको दिखाई दे रही है जो झाड़ी में छिपी हुई है। और देखिए यहाँ पर 2 रास्ते हैं। एक जो रास्ता है यहाँ पर राजमाची का जो फोर्ट है, इस फोर्ट के लिए ऊपर जाने के लिए रास्ता है। और ये जो फोर्ट है यह भी सातवाहन कालीन है और यहाँ की ये जो गुफाएं है यह भी सातवाहन कालीन है। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको जानकारी दी, महाराष्ट्र में लेनी संवर्धन नाम से मूवमेंट चलती है और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले जो यहाँ के युवक हैं, इनके माध्यम से जहाँ पर आमतौर पर बोधिसत्व भी शामिल होता है यहाँ के मूवमेंट में। तो यहाँ पर ऐसे जो बोर्ड है, कई सारे जो ग्रुप है यहाँ पर जो काम करते हैं, उनके माध्यम से ये पहल की जा रही है। ऐसे गुफाओं पे जहाँ पर बोर्ड नहीं है, ऐसे बोर्ड लगाए गए। यहाँ पर देखिए इस गुफा में इसकी जानकारी दी गई, मतलब यहाँ पर ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड पर आपको ये जो बौद्ध गुफा है कोंडानी, इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। चैत्य गृह और विहार, और यहाँ पर 2 शिलालेखों के बारे में आमतौर पर जानकारी दी गई है। और यहाँ पर दूसरा जो बोर्ड है, यहाँ पर ये पुरातत्व विभाग का बोर्ड है और यहाँ पर 1958 का जो एक्ट है उसके मुताबिक और उसके तहत ये जो बौद्ध गुफाएं हैं इन्हें
संरक्षित स्मारक का दर्जा दिया गया है। और यहाँ पर आप ये सीढ़ियाँ देख पा रहे हो, और ये जो सीढ़ियाँ इसको बनाकर काफ़ी अरसा हो चुका है। और यहाँ की ये जो गुफाएँ हैं ये पहली बार सन 1830 में विष्णु शास्त्री नाम के जो व्यक्ति है उनके माध्यम से सामने लाई गई थी। और उसके बाद यहाँ पर थाने ज़िले के जो कलेक्टर थे डॉक्टर लॉ, उनके माध्यम से यहाँ पर ये जो गुफाएं हैं इनकी जानकारी जो है वे साझा की गई थी। यहाँ पर 19वीं सदी के शुरुआत में बहुत बड़ी नैसर्गिक आपदा आई थी। इसके कारण यहाँ पर ये जो गुफा है, इस गुफा का जो बहुत सा जो हिस्सा है वह ढह चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ा भूचाल आने के कारण यहाँ पर ये जो गुफा के जो पत्थर है आम तौर पर बिखरे पड़े हुए दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ से आप पूरा ये दृश्य देख पा रहे हो, पूरे इतर बितर तितर यहाँ के जो सारे पत्थर जो है हमें बिखरे हुए दिखाई देते हैं। देखिए ये बड़े बड़े विशाल पत्थर आप देख सकते हो जो कि अभी इस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। और इन पत्थरों के नीचे भी कई प्रकार के शिल्प और कई प्रकार की जो सामग्री है दबी हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप ये वाटरफॉल देख पा रहे हो, अभी इसका फोर्स कम है लेकिन यहाँ पर इसका फोर्स बहुत ज़्यादा हुआ करता था। और इस फोर्स के कारण यहाँ पर इस गुफाओं को एक तो नैसर्गिक क्षति जो है वह पहुँची है, लेकिन यहाँ पर इस वाटरफॉल से भी बहुत बड़े पैमाने में इसको नुकसान हुआ था। और यहाँ से देखिए ये रास्ता आगे बढ़ रहा है और हम इन गुफाओं की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अभी यहाँ पर बहुत लोग अभी आएंगे क्योंकि लगभग यहाँ पर 10 बजने आए हुए, तो यहाँ पर शोर शराबा जो है हमें लंबे से सुनाई दे रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ा जो हुजूम है वह आने वाला है। यहाँ पर आम तौर पर जो सामान्य पर्यटक है जो ग्रुप में आते हैं 10 लोगों का, 15 लोगों का, 20 लोगों का, और साथ ही साथ यहाँ पर स्कूल के बच्चे भी आते हैं, तो यहाँ पर शायद से वे आने वाले हैं। देखिए यहाँ पर इसका ये टूटा हुआ हिस्सा देख सकते हो। यहाँ पर कुल जो है 7 गुफाएँ हैं। और यहाँ पर देखिए एक तो ये जो चैत्य ग्रह आप देख पा रहे हो, ये चैत्य ग्रह आमतौर पर पूर्ण अवस्था में है। और इस चैत्य के इर्द गिर्द ये चैत्य गवाक्ष देखिए यहाँ से, और आगे विहार है, यहाँ पर 2 विहार है। आप ये पहला विहार देख सकते हो, इसके बगल में दूसरा विहार, और आगे अन्य जो गुफाएं जो है विहार है उसमें, और कुछ आगे स्ट्रक्चर है और वाटर टैंक भी है। और बहुत सी जो यूनिकनेस है इन गुफाओं में आम तौर पर दिखाई देती है। ये स्ट्रक्चर देखिए बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही नायाब है। और इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लगभग 100 से 200 साल की अवधि लगती थी। और भाजा की बौद्ध गुफाएँ और ये कोंडाने की बौद्ध गुफाएँ, यह समकालीन होने के कारण यहाँ पर इन दोनों में से कभी कभार कहा जाता है कोंडाने का पहले निर्माण हुआ, पहले पूर्ण हुई, या फिर कहा जाता है भाजा जो है वह पूर्ण हुई। तो इस प्रकार के मतांतर जो है इतिहासकारों में आमतौर पर दिखाई देते हैं। और यहाँ पर हम ये जो आप देख पा रहे हो इस गुफा में, यहाँ पर आमतौर पर 4 शिलालेख है, 4 में से 3 शिलालेख जो है यहाँ पर आमतौर पर नोन है, जिसकी जानकारी पुरातत्व विभाग द्वारा साझा की गई है, ट्रांसलेशन भी है उसका, और पूरी जानकारी आपको मिलेगी ASI की जो साइट है, वेबसाइट, उसके ऊपर आप जानकारी ले सकते हो। और जैसे मैंने बताया ये जो गुफा है, इन गुफाओं के विस्तृत जो जानकारी है यहाँ पर जेम्स बर्जेस और जेम्स प्रिंसेप, इनके द्वारा द टेम्पल केव्स ऑफ इंडिया इस किताब में दी गई है। तो चलिए ये गुफा देखेंगे और ये जो शिल्प है वे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर कि ये जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं का जो टूटा फूटा जो हिस्सा है वे यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर इन गुफाओं के इस क्षतिग्रस्त हिस्से में यहाँ पर कई सारी नक्काशी जो काम है वे हमें दिखाई देते हैं। और इसके ऊपरी हिस्से में आप ये जो हिस्सा देख पा रहे हो, ठीक मेरे ऊपर वाले हिस्से का गिरा हुआ है। और यहाँ पर हमें कई सारे जो प्रेमी युगलक हैं वे यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक वेदिका है और वेदिका के ऊपर एक आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स में आपको यहाँ पर ये जो है युगलक जो है वे आपको दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर छोटे छोटे यहाँ पर गवाक्ष है जिन्हें चैत्य गवाक्ष कहा जाता है। और आप ये विशाल ऐसी चैत्य कमान देख पा रहे हो जिसे अर्च भी कहा जाता है। और
इसी प्रकार की जो चैत्य है, मतलब देश की जो पहली गुफा है बराबर यहाँ पर हमें देखने मिलती है। और साथ ही साथ इसके इर्द गिर्द ये जो चैत्य कमान है, इसके चैत्य कमान के दोनों हिस्से में यहाँ पर हमें ये चैत्य गवाक्ष जो है छोटे छोटे दिखाई देती है, और वेदिकाएँ जो है यहाँ पर इस पूरे हिस्से में हमें दिखाई देती है। और यहाँ पर देखिए जो अर्च है, इस अर्च के बीचों बीच यहाँ पर आपको ये लकड़ी दिखाई दे रही है। ये जो लकड़ी है ये आज से करीबन 2000 साल पुरानी है, और ये साग की जो लकड़ी है उस समय की वे है। और ये जो चैत्य आप देख पा रहे हो, इस चैत्य की जो हाइट है कुल 28 फीट की है, और इसकी लंबाई जो है लगभग 66 फीट की है। और यहाँ पर आप ये पिलर देख पा रहे हो, इस चैत्य गवाक्ष के यहाँ पर 28 पिलर है, और ये एक प्रदक्षिणा पथ है। यहाँ पर से प्रदक्षिणा की जाती थी। देखिए यहाँ पर ये यहाँ से प्रदक्षिणा जो है प्राचीन काल में भिक्खु किया करते थे। और यहाँ पर देखिए आपको ये छोटे छोटे जो खाँचे हैं, ये जो नक्काशी है वे हमें यहाँ पर दिखाई देती है। शायद से उस समय पर जो प्राचीन काल में भिक्खु जो है यहाँ पर जो विपश्यना हो या फिर यहाँ पर प्रेयर किया करते होंगे, तो उस समय पर ये जो सारा क्षेत्र है, जो पूरा चैत्य है, वह पूरा यहाँ पर रोशनी से भरा पड़ा होगा। यहाँ पर आप ये क्षतिग्रस्त जो चैत्य स्तूप देख पा रहे हो, इस चैत्य स्तूप के ऊपर कैपिटल हमें दिखाई देता है, वे भी डैमेज हो चुका है। और ये जो आप ये स्तूप देख पा रहे हो, इसकी हाइट लगभग 9 फीट की है। और यहाँ पर इस स्तूप के अंदर प्राचीन काल में शारीरिक धातु जो है, यानी यहाँ पर परिनिर्वाण होने के बाद, मतलब अरहंत बौद्ध भिक्खु के परिनिर्वाण होने के बाद उनके जो शारीरिक धातु थे, उनके शारीरिक धातुओं को यहाँ पर स्तूप में रखा जाता था। तो यहाँ पर ये विशालतम ऐसा जो चैत्य स्तूप है वे आप देख सकते हो। और इस चैत्य स्तूप के ऊपर अब देखिए ये जो कलाकृति है आपको आम तौर पर दिखाई देती है। यहाँ पर से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पिछले हिस्से से ऐसे प्रदक्षिणा पथ करके आगे निकलने का मार्ग है। ये पूरा यू आकार में है और ये बहुत विशाल है। देखिए अभी हम यहाँ पर ये जो चैत्य है, इस चैत्य के लेफ़्ट साइड वाले हिस्से में देखेंगे। यहाँ पर ये जो अर्च है, इस अर्च के यहाँ पर आप ये कलाकृति देख सकते हो। और ये जो यहाँ पर चैत्य गवाक्ष है, इस चैत्य गवाक्ष के रेलिंग्स देख सकते हो। और इसके नीचे यहाँ पर और एक शिल्प पैनल है, और इस शिल्प पैनल में यहाँ पर हमें देखिए पुरुष दिखाई देते हैं, महिलाएं दिखाई देती है, और उस समय के मतलब यहाँ पर जो अलंकार है वे दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो आप पहला यहाँ पर शिल्प देख पा रहे हो, इस शिल्प में 2 महिलाएं हैं, एक पुरुष है, और उसके हाथ में बाण है। और ये देखिए दूसरा आप शिल्प देख पा रहे हो, यहाँ पर 2 महिलाएं हैं, कुछ काम करते समय हमें दिखाई देती है पिछले समय। और दूसरा भी आप चित्र देख सकते हो, युगलक जो है वे दिखाई देते हैं। और तीसरा शिल्प एक कोने में हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर इसके निचले हिस्से में यहाँ पर एक यक्ष है, और ये जो यक्ष है इसका जो सर है वह डैमेज किया गया है। और ये जो इसका सर है वह नैसर्गिक तौर पर डैमेज नहीं हुआ है, बल्कि इसे जानबूझकर डैमेज किया है। और इसके साथ साथ ये जो यक्ष है, यक्ष के कंधे के यहाँ पर एक लेख है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लेख में यहाँ पर दान का उल्लेख दिया गया है, और इसकी जानकारी हमारे साथी सहयोगी मनोज गजभार जी आपको देने वाले हैं। अभी हम इस लेख में जो लिखा हुआ है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला अक्षर है कन्हस अंतेवासीना बलकेन कतंग, यानी कन्ह का शिष्य जो बलक है, इन्होंने दिया हुआ दान है ये पूरी गुफा का, ऐसा लिखा हुआ है इस लेख में। देखिए यहाँ पर महज ये सिर्फ एक शिलालेख नहीं है, बल्कि यहाँ पर 4 शिलालेख है। उसमें से यहाँ पर जो 3 शिलालेख है वे आम तौर पर दिखाई देते हैं। पहला शिलालेख ये यक्ष के यहाँ पर है, जिसकी कलाकृति लाजवाब है। और दूसरा शिलालेख देखिए यहाँ पर जो विहार है, विहार की जो एक पैनल है, यहाँ का पहला निचला हिस्सा यहाँ पर है। और बरकस यहाँ का दान जो है वे इसके अंदर दिखाई देता है। जो यहाँ पर चैत्य गवाक्ष दिखाई देते हैं,
यहाँ पर लेख है। और इसके अलावा यहाँ पर MG दीक्षित द्वारा चौथा शिलालेख जो है उसकी जानकारी दी गई थी वे और यहाँ पर पाया नहीं गया या फिर उसको फिर से खोजा नहीं गया। यहाँ पर अभी हम ऊपर इस विहार की जानकारी लेंगे। हमने देखा कि चैत्य और चैत्य के इर्द गिर्द ये कलाकृति हमने देखी। अब यहाँ पर देखिए ये विहार, और इस विहार में भी कई सारे पिलर थे और इस विहार के बाहरी हिस्से में हमें यहाँ पर एक अर्ध आकार में, अर्ध उठाव जिससे कहते हैं, उस अर्ध उठाव में यहाँ पर एक चैत्य स्तूप हमें दिखाई देता है। देखिए चैत्य कमान, और उस चैत्य कमान के अंदर यह प्यारा सा खूबसूरत ऐसा जो स्तूप है वे दिखाई देता है। और उसके निचले हिस्से में वेदिका पट्टी और उसके निचले हिस्से में हमें जो स्तंभ है, स्तंभ की जो कलाकृति है वे बनाई गई दिखाई देती है। और ऊपर चलेंगे और ऊपर विहार देखेंगे और अन्य जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ये विहार देख पा रहे हो और इस विहार में यहाँ पर 18 खोलियाँ थी और इन खोलियों में प्राचीन काल में बौद्ध भिक्खु बैठकर ध्यान साधना किया करते थे। और यहाँ पर नीचे हमने देखा यहाँ पर उसी प्रकार के यहाँ पर छोटे छोटे जो गवाक्ष है वे हमें दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ वेदिका पट्टी जो है वे देख सकते हो। और ये जो गुफाएं है, इन गुफाओं में आमतौर पर, अब देखिए मेरे वॉइस जो है वो गूंज रही है, यहाँ पर जो भिक्खु हैं वे यहाँ पर बैठकर ध्यान साधना किया करते थे, यहीं पर वह विश्रांति किया करते थे। तो देखिए ये विहार हमें डैमेज हुआ दिखाई देता है, खंडित हुआ है पूरी तरीके से। और यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। आप शोर शराबा देख सकते हो। हम करीबन यहाँ पर 10 बजे के आसपास आए हुए हैं और उतने में ही यहाँ पर बड़े पैमाने में जो पर्यटक जो लोग हैं ट्रैकिंग के लिए आमतौर पर यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और इसी प्रकार से ये जो गूंज है यहाँ पर शाम तक बनी रहती है, शाम के 7-8 बजे तक इसी प्रकार से ये जो गुफाएं हैं बड़े गूंज में हमें दिखाई देती है। क्योंकि यहाँ पर प्रकृति के कारण, यहाँ पर प्रकृति की नैसर्गिकता के कारण यहाँ पर लोग आमतौर पर ज़्यादा आते हैं, चीख चिल्लाते हैं, बड़े बड़े आवाज़ निकालते हैं, उनके मन में की जो भड़ास है वे यहीं पर आकर व्यक्त करते हैं। दरअसल गलत है, ऐसे स्थानों पर हमें शांतता बनाए रखनी होगी। क्योंकि हमारी हल्की जो आवाज़ है यहाँ पर जो पत्थर है, पत्थर में क्रैक ला सकती है, दरार ला सकती है, उसके कारण बड़ा आघात हो सकता है। तो ये आप पिलर देख पा रहे हो, ये पिलर नेचुरल यहाँ पर चौकोन आकार में है, सारे के सारे पिलर विहार के। और ये ऊपरी हिस्सा देख सकते हो, ऊपरी पैटर्न देखिए। हमने इससे पहले आज दीवारों में हम वॉलपेपर देखते हैं, तो प्राचीन काल में जो वॉलपेपर थे वहाँ पर प्राचीन काल में यहाँ पर पूरी पेंटिंग्स हुआ करती थी, जिनमें जातक हो या फिर अन्य जो पेंटिंग्स है, जिस प्रकार से अजंता वेरुल इन गुफाओं में हमने देखी है, उसी प्रकार की जो पेंटिंग्स है। और ये जो शीट है, इस शीट देखिए, ऐसी शीट यहाँ पर पत्थर में उकेरना और ऊपरी वाला ये जो आप देख पा रहे हो ये हिस्सा, ये इस प्रकार से कलाकृति से इंगित करना बहुत कठिन काम है। और एक कठिन से कठिन काम उस समय में बौद्ध भिक्खुओं द्वारा किया गया है। नमस्ते, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अजित लोखरे। आज मेरे दोस्त हैं विशाल जी, इनके साथ सागर जी, मनोज जी, इनके साथ मैं यहाँ पे बहुत जगह पे गया था, ऐतिहासिक जगह जो प्लेसेस जो भी है वो देखने के लिए। और आज ये कोंढाने यहाँ पे आया हूँ बुद्ध लेनी देखने। यहाँ पे मैंने देखा, बहुत ऑब्जर्वेशन किया। आते हैं लोग, हम क्या करते हैं, ये प्राचीन संस्कृति हमें इसका पता कैसे चलेगा? जो कुछ भी इतिहासकार कैसे करते हैं, जो कुछ भी लिख के देते हैं वो हमें पता चलता है, हमारे बच्चों को पता चलता है। पर यहाँ पे ये लेनी में जब लिखने की कला नहीं थी, जब कुछ भाषा ही नहीं थी, तब ये लेनी में मूर्ति निकाल के या लिख के जो तब के काल में बना के रखा था, वो यहाँ पे हमें मिलता है। ऐसे बौद्ध लेनी में या प्राचीन गुफाओं में हमें ये दिखाई देता है। पर क्या होता है, ऐसे ऐतिहासिक जगह पे हम आते हैं, पर्यटक जो आते हैं वो इस व्यू से, हौसी, नौशी और गौशी, ये सारे लोग यहाँ पे आते हैं। पर ज़्यादा से ज़्यादा
इसको देखने के लिए, इसकी जानकारी लेने के लिए जानकारी देने वाला ही नहीं होता है। यहाँ पे आते हैं, मौज मज़ा करके जाते हैं। अभी देखो बच्चे कई सारे यहाँ पे आते हैं, इनको जानकारी देंगे तो जानकारी देने वाला भी सही चाहिए। और इसका मुझे तो लगता है सही रूप से इसका जतन करना बहुत ज़रूरी है। पुरातत्व विभाग ने इसका जतन करना भी बहुत ज़रूरी है। आते समय जो लोग आते हैं वो यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन से या कुछ प्लास्टिक वगैरह ये लाके यहाँ पे कचरा करके या किसी चीज़ को डैमेज करके यहाँ पे जो नुकसान पहुँचाते, ये कृपया सब लोगों ने आते समय इसकी ध्यान देना चाहिए, इसकी तरफ देखना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि पुरातत्व विभाग ने इसकी तरफ अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, ये सारी ऐतिहासिक जो कुछ भी हमारी चीज़ें हैं, जो जब लिखन कला भी नहीं थी तब से, मतलब यहाँ पे जो शिलालेख वगैरह है, ये जो ऐसे बहुत सारे लेनियाँ हैं, ये अगर जतन करेंगे तो बहुत मतलब आने वाली पीढ़ी को बहुत इसका फ़ायदा होगा, जिससे मुझे जानकारी मिल रही है अभी धीरे धीरे करके। मैं पुराने ज़माने में क्या होता था पहले से, ये सारे क्लियर होने लगा है। ये सारा आने वाली पीढ़ी को, मेरे बच्चों को या आने वाली बहुत सारी पीढ़ियों को ये क्लियर होने के लिए ये वास्तु, ये जो बौद्ध लेनी है, इसको जतन करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मतलब आने वाले पर्यटकों से और पुरातत्व विभाग से यही कहना है, इसका मतलब इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये अगर वैनिश हो जाएगा, ये अगर ख़त्म हो जाएगा तो मुझे आज पता चला है, मेरे बच्चों को कब पता चलेगा, या पता चलेगा भी नहीं भी चलेगा। ये सारी चीज़ें हैं, इसको जतन करना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर बहुत सारा काम करना ज़रूरी है। मतलब सभी बौद्ध प्रेमी या समाज के लोगों ने, सारे लोगों ने इसको थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बस मेरा यही कहना है। तो आप यहाँ पर इन गुफाओं में लीकेज देख सकते हो। ये जो विहार है, इस विहार में पूरा लीकेज दिखाई देता है। जो पहाड़ का पानी जो है यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पर देखिए बरस रहा है। यहाँ पर पूरा ये जो केव्स है, ये जो गुफा है, ये क्षतिग्रस्त हो रही है इसके कारण, और आने वाले समय में ये हिस्सा ढह भी सकता है। देखिए अभी हम यहाँ पर अगली गुफा में आए हुए हैं, और अगली गुफा भी यहाँ पर एक विहार है, और ये जो विहार है ये भी डैमेज हो चुका है। देखिए यहाँ पर हमें जो ध्यान धारणा करने के लिए यहाँ पर जो बाग है, जो बैठने वाला जो चौराहा है, वे हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और एक जो खोलियाँ हैं, इन खोलियों के ये जो दीवार है, ये दीवार पूरी तरीके से डैमेज और पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से अभी हमने यहाँ पर अगला वाला जो विहार देखा, जिसमें हमने पैटर्न देखा, उस प्रकार का पैटर्न यहाँ पर नहीं दिखाई देता। यानी ये जो गुफा है, जो विहार है, ये शायद से अधूरा रहा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भिक्खु है, जो कुछ उनकी सामग्री रहा करती थी, वे सामग्री रखने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से जो आप ये खाचा देख पा रहे हो, ये बनाया गया था, ताकि जो कुछ फल आहार हो या फिर जो कुछ उस समय पर जो बेसिक जो चीज़ें हैं उस समय पर इस्तेमाल में लाई जाती थी, वे वस्तुएं रखने के लिए हमें यहाँ पर आमतौर पर इसका जो स्ट्रक्चर है वे बनाया हुआ दिखाई देता है। और इसकी अगली गुफा देखिए, यहाँ पर आगे जो गुफाएँ हैं वे यहाँ पर पूरी क्षतिग्रस्त हुए हैं। आइए यहाँ पर ये देखिए, ये भी गुफा ही है। देखिए ये भी विहार का हिस्सा है, ये पूरा ढह चुका है, पूरा का पूरा मैक्सिमम टूट चुका है। यहाँ पर कुल 7 गुफाएँ हैं, और 7 गुफाओं में से सिर्फ हमने सामने देखा जो 2 विहार और एक जो चैत्य है, वे आम तौर पर दिखाई देते हैं। और यहाँ पर देखिए एक पानी का कुआं है, और वहाँ पर भी एक गुफा है जो कि अभी फ़िलहाल बंद कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर पैर फिसल कर या फिर यहाँ पर जो प्राणघात है वे हो सकता है। इसके कारण वहाँ पर एक मेडिटेशन हॉल है, उस मेडिटेशन हॉल को यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा बंद कर दिया गया। और यहाँ पर ये नैसर्गिक जो झरना है वे आप देख सकते हो, इस प्रकार से यहाँ पर ये दिखाई देता है। और यहीं से इन गुफाओं की जो शुरुआत है, आगे भी देखिए यहाँ पर वाटर टैंक हमें दिखाई देते हैं, और उसी वाटर टैंक का जो पानी है, जो निचला हिस्सा है,
वो जो पूरा बेसमेंट है वह ढह चुका है, उसके कारण यहाँ पर हम आगे नहीं जा सकते। अब यहाँ से ये पूरी जो यहाँ का जो मतलब ये है कार्विंग जो है, वो पूरी कार्विंग आप यहाँ से शुरू होती है तो डायरेक्ट एंड तक जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो गुफाएं है वे दिखाई देती है। और सामने आप देख सकते अभी यहाँ पर कुछ स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, यहाँ पर पिकनिक आई हुई है। तो इस प्रकार की जो पिकनिक है यहाँ पर सालाना मतलब मंथ में 2-3 इस प्रकार की जो पिकनिक है लोग लाते हैं। अलग अलग प्रकार के जो स्कूल है, स्कूलों के यहाँ पर इस प्रकार से बच्चे आते हैं, लेकिन इन बच्चों को इसका ऐतिहासिक महत्व जो है आम तौर पर बताया नहीं जाता।